हेलो दोस्तों, वेलकम टू खोआ एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम सोशियोलॉजी की बहुत ही जो अहम और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशंस हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ये ऐसी डेफिनेशंस अगर आप इनको समझ लेंगे और इनका आपको पता चल जाएगा बैकग्राउंड, तो आई बिलीव कि आपको 50 to 60% सोशियोलॉजी समझ आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स होंगे। So stay with me and you will be in a very good position after watching these lectures. एब्सोलूट पॉवर्टी क्या होती है दोस्तों? एक होती है एब्सोलूट पॉवर्टी और दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, अब एब्सोलूट पॉवर्टी होती है इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन अ मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस क्या होती है कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, अब लेट सपोज किसी मुल्क में ये डिफ वेरी करती है हर मुल्क से हर मुल्क में। कोई मुल्क, किसी मुल्क में महंगाई ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो सब्सिस्टेंस वेज रेट होता है वो ज़्यादा होता है। किसी मुल्क में महंगाई कम होती है तो सब्सिस्टेंस वेज रेट कम होगा। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में लेट सपोज अगर महंगाई ज़्यादा है तो वहाँ पे सब्सिस्टेंस लेवल जो होगा, वेज रेट, वो $10 होगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे अगर किसी एक बंदे के पास उसकी इनकम $10 है, ठीक है, तो वो अपने आराम से खाने पीने की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर सकता है। वेयर एज़ किसी एक मुल्क में अगर महंगाई उससे भी ज़्यादा है तो वहाँ पे शायद जो उसकी सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ जो पॉवर्टी लाइन होगी वो $15 होगी। मतलब कि अगर $15 से अगर उस मुल्क में किसी के पास कम इनकम है तो वो बंदा गरीब शुमार किया जाएगा। तो ये एक बेसिकली एब्सोल्यूट, यानी आप उसको क्वान्टिफाई कर सकते हो नंबर्स में कि ये बेयर मिनिमम है। इससे कम अगर किसी की एनुअल इनकम होगी तो वो पुअर कंसिडर किया जाएगा उस मुल्क में। ठीक है, अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है जी? रिलेटिव पॉवर्टी ये होती है कि एक बंदा है, लेट सपोज उसकी पर एनम इनकम $50 है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को गरीब समझता है रिलेटिव टू अदर पीपल। ठीक है, तो इसमें यह है कि उसकी बेसिक ज़रूरियात तो सारी पूरी हो रही हैं। ठीक है, $50 वो कमा रहा है, लेकिन जब वो अपने से ऊपर वालों को देखता है तो वो अपने आप को पुअर समझता है। ठीक है, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ पुअर इवन दो ही इज़ लिविंग अबव दिस सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेज। ओके, मूविंग ऑन। अचीव स्टेटस। रिमेंबर, सोशोलॉजी में हम जब भी बात करेंगे तो दो तरह के स्टेटस होते हैं, एक अचीव स्टेटस होता है और एक एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। अचीव स्टेटस की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सोशल पोजीशन अटेन्ड बाय अ पर्सन लार्जली थ्रू हिज और ओन एफर्ट्स। मतलब कोई भी स्टेटस आप माशरे में जब हासिल करते हैं जो आपने एफर्ट और मेहनत से हासिल किया हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ डॉक्टर इन अ सोसाइटी, आप डॉक्टर हैं तो दैट इज़ एन अचीव स्टेटस। आपने मेहनत की है और पढ़ लिख के आप डॉक्टर बने हैं। ऐसा नहीं है कि एस्क्राइब्ड था, यानी कि आप पैदा होते साथ ही आप डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। एस्क्राइब स्टेटस की अगर हम कोई एग्जांपल ले लें तो लेट सपोज इफ़ व्हेन यू आर बॉर्न, आप या मेल होते हो या फीमेल होते हो, तो वहीं पे आपको एक लेबल दिया जाता है कि यू आर एस्क्राइब्ड एज अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, इसके अलावा आप जब पैदा होते हो तो यू आर अ सन और अ डॉटर। सो सन और डॉटर का जो टाइटल है दैट इज़ ऑल्सो एन एस्क्राइब्ड स्टेटस। आप इनको चेंज नहीं कर सकते। एस्क्राइब्ड स्टेटस जो होते हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अ फीमेल, यू आर अ फीमेल। आप जितना मर्जी हार्ड वर्क करें, आप जितना मर्जी हार्ड वर्क करें, अगर आप मेल हैं तो आप मेल ही रहेंगे। ठीक है, आगे हम उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अच्छा, एफर्मेटिव एक्शन, ये आपने अक्सर सुना होगा मीडिया में, लेकिन इसकी हम आज डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ पॉलिसी इंटेंडेड टू इम्प्रूव माइनॉरिटी एक्सेस टू ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं किसी भी मुल्क में या किसी भी सोसाइटी में, माइनॉरिटी या सप्रेस्ड ग्रुप आप कह लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक्स हो गए। ठीक है, अमेरिका में दे आर अ माइनॉरिटी ग्रुप। वहाँ पे अक्सर बात होती है कि जी एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, यही यानी कि फ्री मार्केट इकॉनमी में क्या होता है कि फ्री मार्केट इकॉनमी आपकी ये कहती है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन की अगर हम थ्योरी को देखें तो वो ये कहता है कि जो पिसा हुआ बेसिकली आपका तबका है वो फ्री मार्केट से उतना फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि जो उसके रिलेटिवली जो एक वेल टू डू तबका है उसके पास रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, वो मार्केट में जाके अच्छे उसके पास मौके आएंगे। तो आप एफर्मेटिव एक्शन, यानी आपको सोशल पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए कि जो माइनॉरिटी हैं, लेट सपोज जेंडर से, अगर हम जेंडर के लेंस से देखें तो जो वुमेन है, ठीक है, उनकी उनकी उनके पास रिसोर्सेज कम होती हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, तो आप वुमेन को, माइनॉरिटीज़ को स्पेशल कोटाज दें, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दें, करियर अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो फ्री मार्केट में बाकियों के साथ फेयरली एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे कम्पीट कर सकें। सो कोई भी ऐसी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी जो माइनॉरिटीज़ की एक्सेस टू एजुकेशन या ऑक्यूपेशन को इम्प्रूव कराने के लिए की जाती है उसको हम एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। जैसे वुमेन का कोटा होता है जॉब्स में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। एजिज़म क्या होता है जी? बटलर जो थी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टीरियोटाइपिंग
ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बिकॉज दे आर ओल्ड, ठीक है। वो जिसे कहते हैं कि जी बूढ़े जो होते हैं उनको हर जगह साइड पे कर दिया जाता है कि यार ये तो किसी काम का नहीं है, इवन नौकरी में भी उनको नहीं रखा जाता। हालांकि शायद एक एजड बंदा हो, वो शायद ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, लेकिन एक बायसनेस होती है, ठीक है, एक स्टीरियोटाइपिंग होती है कि यार अगर ये बूढ़ा है तो ये ऐसा होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एग्रेरियन सोसाइटी, इट इज़ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्री इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, जिसमें सनतें फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हैं। तो उससे पिछले काफ़ी किस्म की सोसाइटीज़ आई थी, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ आई थी, ठीक है। उसके बाद आपकी एग्रेरियन सोसाइटीज़ आई। अब एग्रेरियन जो है टेक्नोलॉजिकल जो सोसाइटीज़ थी उनसे बिल्कुल जो पहले थी, ठीक है, और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ से जो पहले थी। और ये एग्रेरियन सोसाइटीज़ जो थी आपकी दो के एग्रीकल्चर पे बेस करती थी, लेकिन ये बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। फॉर एग्जांपल आपके ये इफेक्टिव प्लाउज और ये यूज़ करती थी, इन विच मेंबर्स आर इंगेज प्राइमरीली इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बट इंक्रीज देयर क्रॉप यील्ड थ्रू सच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सच एज प्लाउ, ठीक है। अब इनको हल वल बनाने हल 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 यूज़ करना आ गया था कि यार हम जो अपनी क्रॉप की यील्ड है, उसकी पैदावार है, वो कैसे बढ़ाएंगे, हम हल चला के बढ़ाएंगे, ना कि सिर्फ जाके जंगल में जाके उन्हें लाइक बेरीज इकट्ठी कर ली, ठीक है, और हंटिंग कर ली। ऐसा नहीं है, ये एक सेटल्ड सोसाइटीज़ थी एग्रेरियन सोसाइटीज़। इनके पास डिफरेंट इनोवेशंस थी, लेकिन मैकेनिकल इनोवेशंस नहीं थी, ठीक है। ये सारी जिसे कहते हैं कि नेचुरली करते थे, लकड़ी लकड़ी से प्लाव हल बना लिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो ये एग्रेरियन थी, लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थी। एग्रेरियन सोसाइटीज़ के बाद हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आ गई थी। आगे चलते हैं। एलियनेशन, एलियनेशन इज डिसकनेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम देयर वर्क, ठीक है। बेसिकली ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये उसकी थेरी है कि मॉडर्न मॉडर्न जो आपकी फैक्ट्रीज है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है। तो उससे क्या होता है कि वर्कर है वो अपना जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो उसको इन्जॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वर्कर एक कार्ल मार्क्स कहता है कि ही इज़ अ क्रिएटिव बीइंग, ठीक है। और वो जब कोई चीज़ बनाता है तो उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको उसको जिसे कहते हैं उसकी सेटिस्फाई होती है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन है, तो मार्क्स कहता है कि वर्कर जो है एलियनेटेड फील करता है, यानी डिसकनेक्टेड फील करता है फ्रॉम देयर वर्क। मतलब वो काम कर रहा तो है फैक्ट्री में जाके, ठीक है, क्या कर रहा होगा, एक बस बटन दबा रहा होगा, उसका ये काम होगा। एक बंदा है कोई ये एक काम कर रहा होगा, सो उसको अपने काम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो कर तो रहा है पैसे के लिए, ठीक है। देन एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर, यानी कि एक बंदा है, ठीक है, वो अगर गाड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको उस प्रोडक्ट से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि ना उसने वो यूज़ करना है, ना वो उसने कभी गाड़ी यूज़ करनी है, वो सिर्फ एक मजदूर है। फिर क्या है, एलियनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स। अब फैक्ट्री में जो होते हैं एक दूसरे के कंपटीशन चल रहा होता है कि यार मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं एफिशिएंटली काम करूँगा तो मुझे कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो वो टीम वर्क नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने जो फेलो वर्कर्स हैं, इवन दो एक ही छत के नीचे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियनेटेड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिसकनेक्टेड होते हैं। एंड स्पीशीज़ बीइंग, ठीक है, यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो अपने आप से भी एलियनेटेड फील करता है। अगर वो इन सब चीज़ों से एलियनेटेड फील करेगा, तो अगर पूरा दिन उसका इन्हीं चीज़ों में गुजरेगा तो अल्टीमेटली अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग वो फील भी नहीं करेगा। लास्टली क्या है, एन अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी किस्म की वो प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाता है। बेसिकली उसका जैसे कहते हैं ना, एक मॉडर्न जो इंसान है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है उसका ज़मीर एक तरह से मर जाता है, ठीक है। जो उसकी क्रिएटिव बीइंग है, एक इंसान जिसे आप कहते हैं, इंसान इंसान क्यों होता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है, तो वही जब नहीं रहती तो वो एलियनेटेड फील करता है, ठीक है। सो दैट वाज द एलियनेशन थेरी। आगे हम चलते हैं। एनोमी थेरी ऑफ डिवियंस। डिवियंस क्या होती है, पहले तो हम ये समझ लें। डिवियंस ऐसी होती है कि कोई भी अगर माशरे की जो नॉर्म्स है उनसे हट के अगर कोई काम करता है तो दैट इज़ कॉल्ड डिवियंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक माशरा है, ठीक है, वहाँ पे अब मर्द सारे जो हैं वो हेयर कट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर एक मर्द है, ठीक है, एक एक लड़का है, ठीक है, उसने लंबे बाल रख दिए औरतों की तरह, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अ सॉर्ट ऑफ डिवियंस। अब शायद अमेरिका में, यूरोप में किसी सोसाइटी में वो ऐसा करेगा तो उसको डिवियंस नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग ऐसा करते हैं। सो डिवियंस हमेशा एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है। एक माशरे में जो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है वो लाजमी नहीं है कि दूसरे माशरे में भी एक्सेप्टेबल हो। सो एनॉमी थेरी ऑफ डिवियंस क्या कहती है, अ थेरी डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मर्टन दैट एक्सप्लेन्स डिवियंस एज एन एडेप्टेशन आइदर ऑफ सोशली प्रिस्क्राइब्ड गोल्स और ऑफ द नॉर्म्स गवर्निंग देयर अटेनमेंट और बोथ, ठीक है। अच्छा, ये जो थेरी है, एनॉमी थेरी ऑफ डिविएशन, रॉबर्ट मर्टन ने बनाई थी, ठीक है। और वो कहता है कि वो डिवियंस को कैसे कहती है कि जी डिवियंस की वजह क्या है, सोशली जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं या उनको अचीव करने के तरीके हैं, दो चीज़ें हैं।
इनको हासिल करने के लिए जो कोई भी बंदा जब अचीव करता है कोई अलग रास्ते, ठीक है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो दैट इज़ कॉल्ड एनोमी थ्योरी ऑफ डिवियंस। आगे चलें तो एनोमी क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे देहाती लोग होते थे तो वहाँ पे एक बड़ा फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता था, लोग बूढ़ों से सीखते थे, ठीक है, उनकी बात मानते थे। लेकिन जब अर्बनाइजेशन हुई, लोगों ने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आगे रहना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे नॉर्मलेसनेस हो गई, लोग अपनी अपने अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि आपके बूढ़ों से, जो आपके वाइज लोग होते हैं, उनसे आपकी अक्लमंद बातें वो ट्रिकल डाउन नहीं होती, ठीक है, आप उनसे तौर तरीके नहीं सीख पाते, तो यू फील लाइक आप एक आइसोलेशन में रह रहे हो, ठीक है। जबकि कल्चर जो होता है उसका एसेंस ये होता है कि पीपल पीपल आर सोशल बीइंग्स, ठीक है। तो दैट स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, जिसमें आप किसी से अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे होते, उसे हम एनोमी कहते हैं। और उसी की वजह से डिवियंस भी आती है। अगर आप किसी से अटैच अपने आप को नहीं फील कर पा रहे होते, तो आप ऐसे भी एक्शन करोगे जो बेसिकली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक लड़का है, वो लंबे बाल तभी रखेगा यार जब उसको लगेगा कि मैं दूसरों के साथ फिट इन नहीं हो रहा किसी तरह फॉर सम रीज़न, तो वो शायद अपने आप को यूनिक करने के लिए लंबे बाल रखेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एनोमी थ्योरी ऑफ डिवियंस, क्योंकि वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा, तो वैसे एक्शंस लेगा जिनको सोसाइटी डिविएंट एक्शंस कंसिडर करती है कि यार ये हमारे तौर तरीकों के खिलाफ हैं, दीज आर अगेंस्ट आर नॉर्म्स। अच्छा, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन विच अ पर्सन रिहर्सेस फॉर फ्यूचर पोजीशंस, ऑक्यूपेशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब अब हमारे माशरे में जब औरतों की शादी होती है, ठीक है, तो अक्सर माएँ उनको कहती हैं कि यार आप घर पे अभी से काम शाम करना सीख लो, आप जब जाएंगी मैके तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप किचन की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्यूटीज संभालो। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब कि आपने आगे जाके सोशलाइजेशन करनी है, जब आप आगे जाएंगी, ठीक है, तो आपको घर के काम काज करने पड़ेंगे। तो आप एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कर रही हो, आप एंटिसिपेशन मीन के उस वो एक्ट होने से पहले ही आप उस तरह के तौर तरीके अपना रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। आगे चलते हैं, अप्लाइड सोशियोलॉजी। इट्स द यूज़ ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद द स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ यील्डिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली जब आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या कहती है, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी नहीं करते, बल्कि आप वंस आप एक फिनोमेना स्टडी करते हो, तो देन आप सोशल पॉलिसी अकॉर्डिंगली बनाते हो कि यार जिन फिनोमेना की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे डरखाइम था, ठीक है, उसने एक सुइसाइड की एक थ्योरी पेश की कि यार जब लोग इंटीग्रेटेड नहीं होते सोसाइटी में, तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अप्लाइड सोशियोलॉजी, एक अप्लाइड सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो जब उसको पता चलेगा कि यार ख़ुदकुशी करने की वजह ये है, तो वो क्या करेगा, ऐसी पॉलिसीज़ लाएगा जिससे लोग एक अपने कल्चर में इंटीग्रेटेड फील करें। सो दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड सोशियोलॉजी। आप सोशियोलॉजी से जो चीज़ें लर्न करते हो उनको फिर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ताकि सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बने। आर्गट क्या होते हैं? इट्स अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ सब कल्चर, ठीक है। जैसे आप अमेरिका में जाएंगे तो जो ब्लैक्स होते हैं उनका एक अपना स्लैंग्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पेशल लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल यो मायने का, ठीक है। अब ये आप देखेंगे वाइट्स ये नहीं यूज़ करते, लेकिन ब्लैक्स यूज़ करते हैं। वो इसलिए भी यूज़ की जाती है कि जो सब कल्चर्स होते हैं वो अपने आप को यूनिकनेस अपनी मेंटेन करने के लिए जो आर्गट है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, वो यूज़ कर रहे होते हैं। स्क्राइब स्टेटस, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक अचीव स्टेटस होता है, दूसरा स्क्राइब स्टेटस होता है। इट्स अ सोशल पोजीशन असाइन टू अ पर्सन बाय सोसाइटी विदाउट रिगार्ड फॉर द पर्सनस यूनिक टैलेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सोसाइटी में चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको, जब आप पैदा ही होते हो, तो आइदर यू आर अ मेल और फीमेल, ठीक है। अब रिगार्डलेस के बीइंग अ फीमेल आप कितनी मर्जी कॉम्पिटेंट है, वो आपकी सोसाइटी वो आपको एक अलग तरीके से सोशलाइज करेगी। वो करेगी कि नहीं, फीमेल ने घर पे रहना है, ठीक है, उसने घर के काम काज करने हैं, बाहर जाके उसने काम नहीं करना, ठीक है। तो रिगार्डलेस कि आपके पास कितना टैलेंट है, यूनिक टैलेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, यानी कि सोसाइटी जिस स्टेटस का आपके लेबल लगा देती है, वो फिर आपको बड़ा कंस्ट्रेन करता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सोसाइटी आपको बड़ा फोर्सफुली वो इम्प्लीमेंट भी कराती है, जैसे माइनॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब हमारे अक्सर यहाँ पे होता है कि जी जो माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो स्वीपिंग और ये वाली जॉब्स कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्क्राइब्ड स्टेटस। और ये स्क्राइब स्टेटस क्या होता है कि री करता जाता है, ठीक है। अब वैसे तो देखेंगे आपके जो वुमेन भी है, जो कुछ वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं कर पाती, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्क्राइब्ड स्टेटस उनकी सोशलाइजेशन भी उसी तरीके से हो रही थी कि जी आपने सबमिसिव रहना है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी और पावर में एक फ़र्क है, ये हम जानेंगे इस डेफिनेशन से। अथॉरिटी इज़ पावर दैट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड रिकग्नाइज्ड बाय द पीपल ओवर होम इट इज़ एक्सरसाइज्ड। अब एक घर है, ठीक है, वहाँ पे आप देखें कि
मियाँ बीवी हैं, ठीक है, उनमें से एक पावरफुल होता है। जैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि हस्बैंड पावरफुल होता है, बट दैट इज़ नॉट अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? जब इंस्टीट्यूशनलाइज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो जो सीईओ है उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो जो सीईओ की अथॉरिटी है, पावर है जो, ठीक है, एम्प्लॉय से कुछ भी वो करवा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। बिकॉज कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट करेंगे, सीईओ जो भी चाहेगा एम्प्लॉयज़ से करवाएगा। एक तो ये होता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज होती है, दूसरा जो जिनके ऊपर एक्सरसाइज की जा रही होती है बेसिकली वो इसको रिकग्नाइज करते हैं। अब मैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता होता है कि यार जो सीईओ है वो हमारे ऊपर है, हमने उसकी बात माननी है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। पावर याद रखें, कोई अथॉरिटी के बगैर भी कमांड कर सकता है, ठीक है, जैसे लीडर्स होते हैं, ठीक है। अब लीडर्स को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है, तो दे हैव दिस कैरिज्मेटिक पावर ओवर देयर फॉलोअर्स, ठीक है, बट वो हम उसको अथॉरिटी नहीं कहेंगे। अथॉरिटी क्योंकि कोई बाउंड नहीं है अपने लीडर्स को फॉलो करने का, ठीक है। बेसिक सोशियोलॉजी क्या होती है? सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी कंडक्टेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग अ मोर प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमेना, ऑल्सो नाउन एज प्योर सोशियोलॉजी। सो बिल्कुल जो अप्लाइड सोशियोलॉजी इसका ऑपोजिट है। बेसिक सोशियोलॉजी बेसिकली सोसाइटी को अंडरस्टैंड करती है, डिफरेंट थेरीज पेश करती है। अप्लाइड सोशियोलॉजी इससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि यानी कि वंस हमने अंडरस्टैंड कर लिया सोसाइटी को, अब हमने उसको बेहतर बनाना है, ठीक है। बायलैटरल डिसेंट क्या होती है? अ किनशिप सिस्टम इन विच बोथ साइड्स ऑफ अ पर्सनस फैमिली आर रिगार्डेड एज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी सोसाइटी में मेल है, हस्बैंड है, तो उसी के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को सारी इंपॉर्टेंस हासिल होती है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं पूरी दुनिया में, जिधर मदर और फादर जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको इक्वली इंपॉर्टेंस हासिल होती है। अच्छा, बर्थ रेट क्या होता है? इट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर, ऑल्सो नाउन एज क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। 1000 लोग हैं अगर किसी कंट्री में, तो उस 1000 जो लोग हैं उनमें से कितनी लाइव बर्थ्स होती हैं, ठीक है, जिंदा बच्चे कितने पैदा होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ रेट। बायसेक्सुअलिटी क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड लाइफस्टाइल विद पर्सन ऑफ आइदर सेक्स, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे आप मेल है तो मेल की तरफ ही अट्रैक्ट हो सकता है और या फीमेल की तरफ भी हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बायसेक्सुअलिटी, ठीक है। आप बाय से मीन दो, आप दोनों में से किसी सेक्स की तरफ भी आपका टिल्ट हो सकता है। बॉर्जवाजी ये एक कार्ल मार्क्स की वंस अगेन टर्मिनोलॉजी है। कार्ल मार्क्सिस टर्म फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक क्लास बेस्ड सोसाइटी है, उसमें दो क्लासेस हैं। बॉर्जवाजी वो जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिनके पास ज़मीन होती है, जिनके पास पैसा होता है। और दूसरी क्लास कौन सी होती है? प्रोलेटेरिएट, यानी कि फैक्ट्री वर्कर्स, मजदूर, जिनके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं होते, वो उनके पास अपना जो रिसोर्स होता है वो सिर्फ एक लेबर होता है, अपनी मजदूरी होती है, और वो बेचते हैं बॉर्जवाजी क्लास को। ब्रेन ड्रेन द इमिग्रेशन to the United States and other industrialized nations of skilled workers, professionals and technicians who are desperately needed in their होम कंट्रीज़। तो ब्रेन ड्रेन का जो मेन ये है, आप इसको डेफिनेशन को देखें कि माइग्रेशन तो बहुत लोग करते हैं, तो उसको हम ब्रेन ड्रेन नहीं कहेंगे। माइग्रेशन का लेट्स सपोज एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अमेरिका चला जाता है, तो अगर लेकिन उनके अपने कंट्री में भी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको हम वी विल नॉट कॉल इट ब्रेन ड्रेन। लेकिन अगर एक डॉक्टर है, ही मूव्स टू अमेरिका, लेकिन उसके अपने मुल्क में डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। कि लोग अच्छे अपने मुल्कों में जिसकी उसकी स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है वो छोड़ के लोग इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर उनको पे अच्छी मिलती है, लिविंग कंडीशन अच्छी मिलती हैं। Bureaucracy, a component of formal organization in which rules and hierarchical ranking are used to achieve efficiency. ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि जी रूल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्राइवेट रिलेशनशिप्स और टीम वर्क, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। वहाँ पे हर कोई पहले देखेगा काम करने से कि यार ये रूल तो मैं कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा। अगर वो रूल के अगेंस्ट जाएगा, मतलब उसकी जो डोमेन है, उसकी जुरिस्डिक्शन से कोई चीज़ बाहर जाएगी, तो बेशक उसका फ़ायदा कितना भी हो वो बंदा नहीं करेगा, क्योंकि ही विल बी अकाउंटेबल ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स कि आपने रूल फॉलो किए नहीं किए। बाकी की डेफिनेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप इससे आपको समझ आई होंगी। अगर कोई क्लैरिटी नहीं हो तो आप कमेंट्स में लिखें, आई विल रिस्पॉन्ड टू देम, ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।